नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एड्यू फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आरओ से संबंधित जो बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम कुछ अन्य बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को शामिल किया गया है। दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न उत्तर प्रदेश से संबंधित है और इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। तो ये गाजियाबाद में की गई है और गाजियाबाद जो है वो वेबसाइट पर मतदाता सूची जारी करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। दूसरी बात ये है कि जो गाजियाबाद है वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भारतीय कारपेट प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है। तो भारतीय कारपेट प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना भदोही में की गई है और भदोही को कारपेट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कालीन का सबसे बड़ा उद्योग भी है। अगला प्रश्न है, स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य था और इस योजना का उद्देश्य था परंपरागत क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल में सुधार व प्रशिक्षण देकर रोजगार को उपलब्ध कराकर महिलाओं की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार करना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है। तो ये लखीमपुर खीरी में है और ये राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है, 11 वन्यजीव विहार हैं और 12 पक्षी विहार हैं। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद का संबंध इनमें से किससे है। तो यजुर्वेद का जो संबंध है वो स्त्रोत एवं कर्मकांडों से है। यहीं पर यज्ञ के में जो विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, यज्ञ की वेदी कैसे बनाई जाएगी, उसका नाप क्या होना चाहिए, ये सभी बातें इसी में वर्णन है। तंत्र मंत्र और वशीकरण की अगर हम बात करें तो ये अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है, अथर्ववेद से संबंधित है और संगीत में सामवेद है। स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं जो है वो ऋग्वेद में है। तो ये सभी बातें आप याद रखिएगा। ऋग्वेद का संबंध स्तोत्र एवं प्रार्थनाओं से है, सामवेद का संगीतमय से है और अथर्ववेद का तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से उल्लेखित है। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है। तो नचिकेता और यम का जो संवाद मिलता है वो कठोपनिषद में मिलता है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है। तो ये होता है समीप बैठना, अर्थात गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए समीप बैठना। उपनिषद की संख्या 8 है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है और याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के बीच में जो संवाद हुआ था उसे बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित किया गया है। ठीक है, तो ये सभी चीजें आप याद रखिएगा, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। इनमें से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है। तो मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है। मनुस्मृति को समाज का कोड कहना चाहिए क्योंकि समाज में जितनी कुरीतियां फैली हैं वो आधे से ज्यादा मनुस्मृति की ही फैली हैं। ठीक है, तो मनुस्मृति, आपको अगर आंसर नहीं आ रहा है तो आप ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर कुरीतियों से संबंधित कोई ग्रंथ है तो वो मनुस्मृति है। स्मृतियों को धर्मशास्त्र कहा जाता है। मनुस्मृति में द्वितीय सदी ईसा पूर्व के भारत में राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक जानकारी मिलती है। मेधातिथि, भरूची, गोविंदराज आदि टीकाकारों ने मनुस्मृति पर भाषण लिखे हैं। ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में भारत तथा रूस के बीच तेज व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है। तो ये अर्कामेडू से प्राप्त होती है। इस स्थान से प्राप्त अवशेषों से भारत तथा रोम के बीच में यहाँ पर रोम होगा, रोम के बीच प्राचीन व्यापारिक संबंधों की जानकारी मिलती है। ताम्रलिप्ति पश्चिम बंगाल और का एक सुप्रसिद्ध बंदरगाह था और यह प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र भी था। मदुरै पांड्य राज्य की प्रसिद्ध रचना राजधानी थी। तोंडी चोलों का एक व्यापारिक बंदरगाह था। ठीक है, तो ये चारों के विषय में आपको जानकारी भी मिल गई। अगला प्रश्न है, कालिदास किस राजा के दरबार में रहते थे।
तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे वो हरिशेन थे, जिनकी प्रमुख रचना प्रयाग प्रशस्ति थी। हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट निवास करते थे और बाणभट्ट की जो प्रसिद्ध रचना थी वो कादम्बरी एवं हर्षचरित थी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो रहते थे, जिनकी प्रसिद्ध रचना आशिकी और तुगलकनामा थी। आशिकी अलग है, आशिका है, वैसे तो आशिका और तुगलकनामा है। अगला प्रश्न है, हिंदी में कौन सी रचना चंपू शैली में है? तो प्रयाग प्रशस्ति है, ये चंपू शैली में रचना है। जो रचना गद्य और पद्य दोनों शैली में मिश्रित रूप से लिखी जाती है उसे चंपू शैली कहते हैं। गद्य और पद्य दोनों में प्रयोग करके लिखी हुई किसी रचना को चंपू शैली कहते हैं। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, किसने की थी? तो ये नागभट्ट ने की थी। 8वीं शताब्दी में नागभट्ट प्रथम ने मालवा में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। देवराज, वत्सराज और नागभट्ट द्वितीय ने इस वंश के अन्य प्रसिद्ध शासक हुए हैं और इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक था उसे वो वत्सराज को माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वो एटा जिले में हुआ था, जो कि वर्तमान में जो कासगंज जिला पड़ता है, एटा जिले से हटा के एक कासगंज जिला बना दिया गया है। तो जो कासगंज जिला पड़ता है, इस कासगंज जिले में एक पटियाली गांव था, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम अबुल हसन था और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्हें बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक के समय तक सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त हुआ था और अमीर खुसरो प्रथम ऐसे भारतीय लेखक थे जिन्होंने हिंदी शब्दों एवं मुहावरों का प्रयोग किया था। अमीर खुसरो ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसे दरबारी कवि रहे हैं जो 7 सुल्तानों के शासनकाल में लगातार दरबारी कवि रहे हैं। अगला प्रश्न है, जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में फिरोज शाह तुगलक द्वारा जौनपुर नगर की स्थापना की गई थी। फिरोज शाह तुगलक ने ही सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी और सिंचाई कर लगाने वाला ये प्रथम शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था, इसका नाम था जौना खां। ठीक है, और ये फिरोज शाह तुगलक का भाई था। ठीक है, तो इसने अपने भाई जौना खां, फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की याद में जौनपुर नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, इनमें से किसमें कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया था। कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसके बाद में उसमें इल्तुतमिश ने काम कराया और जो ऊपर का थोड़ा बचा था, 2 मंजिल 1 मंजिल जो भी, वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया तथा इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। फिरोज शाह तुगलक के समय 4थी मंजिल क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण उसने उसके स्थान पर 2 मंजिलों का और निर्माण करा दिया और अब कुतुब मीनार में 5 मंजिलें हो गई हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये वल्लभाचार्य जी ने किया था। इसे शुद्धाद्वैतवाद भी कहते हैं या शुद्ध अद्वैतवाद कहते हैं, बात एक ही है। अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन शंकराचार्य ने किया था। निम्बकाचार्य ने द्वैताद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मध्वाचार्य ने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, ये भी आप लिख लीजिए। मध्वाचार्य ने द्वैतवाद का, रामानुजाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का, और वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का, रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का और शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का। तो ये चारों लोगों को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत ने कृष्ण को आलिया के रूप में माना है? तो शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को आलिया का मतलब होता है अली, अली का मतलब होता है सखी। ठीक है, तो कृष्ण को अपने दोस्त या सखा जो भी मान लो उस रूप में माना है। शाह मोहम्मद गौस सत्तारी सिलसिले से संबंधित थे और इनका संबंध हुमायूं एवं तानसेन से था। इनकी जो प्रमुख रचना थी वो जवाहिर-ए-खम्स थी।
अगला प्रश्न है, कौन सा सूफीवाद सिलसिला संगीत का विरोधी था? तो ये नक्शबंदिया संप्रदाय था। जो नक्शबंदी सिलसिला था, इसकी जो स्थापना की थी वो बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी और उनके मुख्य शिष्य शेख मोहम्मद सरिंदी थे। औरंगजेब जो था वो इसी सिलसिले का समर्थक था, तभी वो संगीत का विरोधी था, जबकि वो खुद एक बहुत अच्छा वीणा वादक था। ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, महाभारत का फारसी में अनुवाद का शीर्षक है, क्या है? तो ये रज्मनामा है। महाभारत का फारसी में अनुवाद फैजी ने किया था। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने किया था। कालिया दमन का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने किया और रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये औरंगजेब ने कराया था। शाहजहां के किले में जो मोती मस्जिद है आगरा के किले में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था और दिल्ली के किले में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने कराया था। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। औरंगजेब ने अपनी बेगम राबिया उद दौरानी की स्मृति में औरंगाबाद में एक मकबरे का निर्माण कराया था, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है या बहुत कुछ गलत सलत कहा जाता है। अकबर ने आगरा का किला, जहांगीर महल, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा आदि का निर्माण कराया था। तो ये सभी बातें आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस सिख गुरु को तत्कालीन शासक द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? तो अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दे दी थी। कब दे दी थी? तो ये 1606 ईस्वी में दे दी थी। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब की नीतियों का विरोध किया था और उन्हें इस्लाम न स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने 1665 में उनकी हत्या करवा दी थी। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध कौन सा था जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था? तो ये बक्सर का युद्ध था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1764 में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया था। इसके बाद में मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के मध्य हुआ था और ये तीनों जो मिली जुली सेनाएं थी वो पराजित हो गई थी और हेक्टर मुनरो विजयी हुआ और इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए और प्लासी का युद्ध 1757 में, बांडीवास का 1760 में हुआ था। देखिए 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, उसमें भी अंग्रेज ही विजयी रहे थे, लेकिन उसमें रूपरेखा बन गई थी कि अब अंग्रेजों का शासन यहाँ पर चलेगा। लेकिन जैसे ही 1764 में बक्सर का युद्ध में अंग्रेज जैसे ही विजयी हुए तो अब ये श्योर हो गया था कि अब उन्हीं का शासन इस यहाँ पर चलेगा, क्योंकि ये जो मिली जुली सेना थी ये हार चुकी थी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, कौन थे? तो ये लाला लाजपत राय जी थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में की गई थी। यह श्रमिक आंदोलन से संबंधित संगठन था और इस संगठन के प्रथम महासचिव दीवान चमन लाल थे। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में जो विधान परिषद था को बजट पर बहस करने की शक्ति मिल गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत पहली बार केंद्रीय विधान परिषद को संघीय बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई, लेकिन बजट पर मतदान करने का अधिकार नहीं मिला था। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो ये चार्टर अधिनियम 1833 के तहत हुई थी। 1773 में नियामक अधिनियम द्वारा कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी के शासन को पुनर्गठित करने के लिए नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? तो ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया। चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था? तो ये 1917 में हुआ था, याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह के आंदोलन के दौरान सफल संचालन और गांधी जी के नेतृत्व क्षमता को देखकर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उन्हें महात्मा की उपाधि से संबोधित किया था। कब किया था? तो 1917 में चंपारण आंदोलन के समय किया था। कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती हैं? तो ये भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। मैडम भीकाजी कामा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुई और पेरिस से वंदे मातरम नामक पत्र का संपादन किया था।
एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। सरोजनी नायडू 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था दरो दीवार पर हसरत से नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन अब हम तो सफर करते हैं। तो ये कहा था वाजिद अली शाह ने। नवाब वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा इस नज्म का प्रयोग जेल में बंदी रहने के दौरान तथा फांसी दिए जाने के दौरान किया जाता था। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो ये लगाया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। आपने पढ़ा होगा लाल बाल पाल, ये गर्मपंथी नेता थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों लोग जो थे वो गर्म दल के नेता थे और उनका मानना था कि क्रांति से स्वतंत्रता संभव है। ठीक है, तो सबका अपना अपना विचार था। तो उन्होंने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गर्म दल के नेता बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस पर व्यंग करते हुए कहा था कि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राने से कुछ नहीं होता। जो कांग्रेस है ये प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति की एक संस्था है। इस तरह से बाल गंगाधर तिलक जी ने भारतीय कांग्रेस पर आरोप लगाया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी से कहा था कि ये निष्ठुर बर्बादी है? तो ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे निष्ठुर बर्बादी कहा था और साथ ही इसके स्थान पर रचनात्मक कार्यक्रमों को अपनाने की सलाह भी दी थी। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना के कारण गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, मुंडू परिधान किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल राज्य से संबंधित है। मुंडू एक प्रकार की सफेद धोती होती है जो कि दक्षिण भारत में काफी लोकप्रिय है। कश्मीर का एक प्रमुख वस्त्र फेरन होता है जो कि लंबा, ढीला और ऊनी वस्त्र होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? तो जो गद्दी होती है ये धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति होती है। अबोर असम राज्य की मुख्य जनजाति है। लेपचा जो होती है वो सिक्किम की जनजाति होती है और जो थारू है वो उत्तराखंड की जनजाति है। अगर यहाँ पर धौलाधर श्रेणी की जगह राज्य दिया जाए तो जो गद्दी होती है ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की भी जनजाति मानी जाती है। अगला प्रश्न है, दोस्तों आज की श्रृंखला में इतने ही प्रश्नों को शामिल किया गया था। आपको ये श्रृंखला कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट जरूर करें। आपका कोई सुझाव हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।